हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इन दिनों 11वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में हम लेजर खाता बही अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था वो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए उसे बीच में ही रोकना पड़ा। तो जो लेक्चर नंबर 2 अब जो जारी है ये पिछले लेक्चर का ही शेष भाग है और ये आज हम जो कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद हमारा जो लेक्चर है उसमें हम आपको क्लोजिंग ऑफ लेजर खाता बही का बंद करना भी सिखाएंगे। कैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स को किस प्रकार से किन नियमों को ध्यान में रख के बंद किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब अगली एंट्री चलते हैं। श्याम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। श्याम का अकाउंट ऑलरेडी है, सिर्फ एक नया बनाना है। बताइए कौन सा? परचेजेस रिटर्न। तो लीजिए ये बन गया परचेजेस रिटर्न अकाउंट। दिख रहा है परचेज रिटर्न अकाउंट। श्याम में क्या लिखेंगे? टू परचेजेस रिटर्न। ये लो श्याम का अकाउंट। टू परचेज, तारीख कौन सी हो गई? 6 तारीख को है, तो 6 अप्रैल को टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कितनी राशि रिटर्न हुई है? 5000 लिख देंगे। और उसके बाद किस में लिखेंगे? परचेजेस रिटर्न अकाउंट में जो मैंने अभी बनाया है क्या लिखेंगे? उसमें 6 तारीख को लिखेंगे बाई 6 अप्रैल को बाई श्याम। यही तो बताया था, परचेजेस रिटर्न में श्याम और श्याम में परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये बाई श्याम लिखा जाएगा 5000 रुपीज। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कौन सा नया बनेगा? श्याम का हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड का नहीं बना। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये अब नया बनेगा। स्टार्ट करें। श्याम डेबिट है एक, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। इस बार 2 क्रेडिट है, एक डेबिट है। नियम वही, इस डेबिट में पहले ये वाला लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला लिखा जाएगा। और ये जो 2 क्रेडिट है पहले इसमें ये लिखा जाएगा और फिर दूसरे में ये लिखा जाएगा। यही तो नियम था। तो करें। श्याम में क्या लिखेंगे? टू कैश। थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट रिसीव को छुपा लीजिए। तो श्याम और कैश की बात करें, श्याम में क्या लिखेंगे? टू कैश। तो ये रहा श्याम अकाउंट और तारीख कितनी है? 7 अप्रैल। तो ये 7 अप्रैल को टू कैश अकाउंट। दोनों में से जो कम राशि हो, किस में से? दोनों में से, श्याम और कैश में से। वहां 31,000 है, वहां 29,000 है, तो 29,000। ठीक। अब उसके बाद किस में लिखेंगे? कैश में। लाइन वाइज चलेंगे ना। कैश में कैश क्रेडिट है ना, और डिस्काउंट रिसीव क्या आपस में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कैश में क्या लिखेंगे? श्याम, और डिस्काउंट रिसीव में भी क्या लिखेंगे? श्याम। तो कैश में क्या लिखेंगे? बाई श्याम। ये रहा कैश अकाउंट। 7 तारीख है, तो 7 तारीख को बाई श्याम। कितना भाई? दोनों में से जो कम हो।
किस में से, क्योंकि आप कैश में बाई श्याम लिख रहे हो तो दोनों में से। कैश के श्याम के सामने 31,000 है, कैश के सामने 29,000 है, तो 29,000 लिखा जाएगा। अब उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, बाई श्याम। ये लो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और 7 अप्रैल को लिखा जाएगा बाई श्याम। क्या लिखेंगे, बाई श्याम। ठीक है, तो बाई श्याम लिखेंगे, कितनी रकम लिखेंगे, दोनों में से जो कम है। डिस्काउंट के सामने 2000 है, श्याम के सामने 31,000 है, दोनों में से कम 2000 है, तो 2000 लिखा जाएगा। शायद इधर ना दिखाई दे रहा हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। ठीक है, अब देखिए तीनों अकाउंट में गई, श्याम में गई, तो श्याम में आप देखिए ये रहा श्याम अकाउंट। अभी श्याम में 2 कैश अकाउंट हो गया, और श्याम में एक चीज रह गई, श्याम में 2 डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिखना था। तो यहाँ पे 7 अप्रैल को 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और 2000 रुपये जो उसके सामने। ठीक है, ये था। अब एक एंट्री और देखते हैं 8 तारीख की, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो हमारा पहले से खुला हुआ है, ये रहा, पर सैलरी और वेजेस अकाउंट मुझे नहीं बनाने पड़ेंगे, इसलिए यहां पर सैलरी अकाउंट और थोड़ी दूर में वेजेस अकाउंट। हाँ, कुछ बच्चों के मन में होगा सर एक अकाउंट के लिए कितनी जगह छोड़नी है। देखिए बच्चों, 3-4 अकाउंट बड़े होते हैं। एक तो कैश अकाउंट, कभी कभी बैंक भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक कैश अकाउंट बड़ा हो जाता है अमूमन, और एक परचेज सेल्स के अकाउंट बड़े हो जाते हैं, और एक किसी व्यक्ति का जिस पे ज़्यादा फोकस होता है, जिससे बार बार ट्रांजेक्शन होती है, उसका बड़ा दिखाते हैं। हालांकि एक्चुअल में तो हम हर एक के लिए पूरा पूरा पेज रखते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं +1 में तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे करेंगे। जैसे एक अकाउंट के लिए आप 4-5 लाइनें बहुत होती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा 7-8 लाइन तक, 10 लाइन तक, और बाकियों के लिए जैसे परचेज सेल के लिए 5-6 लाइन, और बाकियों के लिए 3-3, 4-4 लाइन से काम चल सकता है। ठीक है, ओके, एक आधी फालतू लाइन रह जाए, 2-4 फालतू रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट टू बैंक, इस बार 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। पहले सैलरी में लिखेंगे। सैलरी में क्या लिखेंगे, डेबिट में डेबिट वाला तो नहीं लिखेंगे ना, तो सैलरी में क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो ये रहा सैलरी अकाउंट, डेट हो गई आपकी 8 तारीख, 8 तारीख को लिखेंगे 8 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। दोनों में से जो कम हो, सैलरी के सामने 4,000 है, बैंक के सामने कितना है 10,000, तो 4 और 10 यानी आपको 4 लिखना होगा, विच एवर इज लेस। उसके बाद दूसरा अकाउंट है ये वेजेस। वेजेस में क्या लिखेंगे, टू बैंक। टू बैंक, तो वेजेस में लिखेंगे टू बैंक, और डेट होगी वही 8 अप्रैल, और वेजेस के सामने कितना लिखा है 6,000, और बैंक के सामने क्या है 10,000, तो 6,000 और 10,000 में से कौन सा लिखेंगे, 6,000। अगर गौर करो तो 6 और 4 डेबिट, दोनों ही डेबिट हुए हैं, यानी 10,000 डेबिट हुए हैं, पर 4 यहाँ डेबिट हुए, 6 यहाँ डेबिट हुए। अब कहाँ लिखेंगे एंट्री, अब लिखेंगे हम बैंक में। तो ये रहा बैंक, बैंक अकाउंट ये रहा, बैंक में लिखेंगे पहले बाई सैलरी 8 अप्रैल को, यानी अप्रैल 8 बाई सैलरी, बाई सैलरी अकाउंट कितना भाई 4,000, और अब फिर बैंक में ही दोबारा लिखेंगे बाई वेजेस। ये लीजिए 8 तारीख फिर से लिखेंगे बाई वेजेस अकाउंट 6,000।
ठीक है, बाय वेजेस अकाउंट 6000 रुपीज। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद मैंने कर दिया सैलरी में, कर दिया वेजेस में, ये ठीक। और एक लास्ट एंट्री बच गई है, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताइए, एक अकाउंट और नया बनेगा, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। 9 अप्रैल को टू कैश अकाउंट, कितनी राशि है, 5000। और फिर अब किस में लिखेंगे, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में लिखेंगे 9 तारीख को बाई ड्राइंग्स अकाउंट, बाई ड्राइंग्स अकाउंट 5000। इस तरीके से हम सारे एंट्रीज को ऐसे करेंगे। तो देखा, क्या देखा हमने, हमने सबसे पहले ओपनिंग एंट्री देखी। ओपनिंग एंट्री टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी किया गया, केवल ओपनिंग एंट्री के लिए। उसके बाद हमने सिंपल एंट्री करी, जब एक डेबिट और एक क्रेडिट था तो डेबिट वाले में क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाले में डेबिट वाला। और अब जब हमने कंपाउंड एंट्री की, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें एक साइड 2-3 अकाउंट्स होते हैं, एक साइड एक अकाउंट होता है, जैसे कि अभी सैलरी वेजेस अकाउंट था, है ना। तो इस तरीके के हमने कंपाउंड एंट्री भी करी, सिंपल एंट्रीज भी करी और ओपनिंग भी करी। मुझे लगता है आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो आप इसे दोबारा से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम अकाउंट को क्लोज करना सीखेंगे। अकाउंट बनाने आ गए, अब अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, देखिए। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। दोनों तरफ कम से कम एक फिगर लिखने की जगह तो जरूर छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर नीचे 2 लाइन ऐसे लगा दीजिए, डॉटेड। सेम इसी लेवल पर यहां पर भी आप ऐसे करेंगे। दोनों में से जो साइड ज्यादा हो पहले वो लिखो, जिधर ज्यादा हो वो लिखो। अंदाजा लग जाता है, इधर 50, 40, 90 और 30 भी अगर मैं काउंट करूं तो 1,20,000 नजर आ रहा है, और इधर 40 और लगभग 30, 70, 72,000 के करीब ऐसे लग रहा है। यानी आप पहले अंदाजा लगाइए कौन सी साइड ज्यादा है, वो साइड पहले लिखनी है, पहले इसमें ज्यादा ही है। तो इसको लिखते हैं, इसका टोटल करते हैं। एक 0 हो गई, दूसरी भी 0 हो गई, तीसरी भी 0 हो गई। अब ये देखिए 9 और 5 और 4 9 और 3 12, 1,29,000 हो गया। ठीक है, यही 1,29,000 इधर भी लिखना है, 1,29,000, 1,29,000। क्या कहा, पहले दोनों साइड का टोटल करके देखना है किधर का टोटल ज्यादा बनता है, पहले वो लिखेंगे, वही का वही दूसरी तरफ भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्या ये टोटल 129 बनता है, नहीं, ये 129 नहीं बनता। तो जितना डिफरेंस है वो लिख लीजिए यहाँ पे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए 0 है, 0 रहने दीजिए, आगे भी 0 है, 0 रहने दीजिए, 0 है, यहाँ 0 ही है नीचे। अब ये देखिए 9 और 5 14, मुझे 9 बनाना है, 9 और 5 14 हो चुका। क्या जोड़ू कि ये मेरा 9 बन जाए, 9 और 5 14। अगर मैं 5 और जोड़ दूं तो 19 हो जाता है, तो 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, रिमाइंडर 1, और उसको कैरी कीजिए आगे, 4 और 1 5, 5 और 2 7। अब मुझे 7 का 2 बनाना है प्लस करके, यानी जिसमें 2 आ जाए। तो 7 का 2, यानी अगर मैं उसमें 5 जोड़ दूं तो 7 और 5 12, पूरा 12 का 12 ही बन गया, कोई जरूरत ही नहीं फालतू।
तो ये 55,000 आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इधर का टोटल करके ये माइनस कीजिए। लेकिन बच्चों अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे चल के ये आसान हो जाएगा, अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं महीना कौन सा चल रहा है, अप्रैल। अप्रैल की लास्ट डेट 30 अप्रैल, ये याद रखना, महीने के एंड में क्लोज करेंगे। हालांकि कुछ अकाउंट्स को हम साल के एंड में क्लोज करते हैं, फिलहाल एक महीने के एंड में क्लोज करना है। चाहे 9 तारीख के बाद आपकी एंट्री नहीं हुई, आप महीने की लास्ट डेट को क्लोज कीजिए और लास्ट को क्लोज करेंगे बाई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये उसने लिख के दिया था, ये हमने निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD। क्या लिखा, बाई बैलेंस CD। अब एक और बात ये 55,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड का बैलेंस है या क्रेडिट साइड का बैलेंस है। लिखा हुआ तो क्रेडिट में, आप ये बताइए यहां क्यों लिखा 55, इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये साइड पहले ही ज्यादा थी तो यही लिखना पड़ा। तो एक नियम है बच्चे, जहां CD लिखा जाता है वो बैलेंस नहीं होता, बैलेंस दूसरा माना जाता है। मतलब आप देखो ना, डेबिट साइड का 1,29,000 है, क्रेडिट साइड का उससे कम है, तो बैलेंस कौन सा बचा, डेबिट बचा। तो याद कैसे रखोगे, जब भी जिधर CD लिखेंगे उधर का बैलेंस नहीं होता, वो दूसरी साइड का बैलेंस होता है। क्यों, यहाँ पे क्यों CD लिखा आपने, क्योंकि दूसरी साइड ज्यादा थी, इसलिए ये बैलेंस डेबिट है। और वैसे भी जब ये CD होता है महीने की लास्ट डेट को होता है, तो नेक्स्ट मंथ की डेट को यानी मई की फर्स्ट डेट को ये इधर टू बैलेंस BD हो जाएगा। ये जो 55,000 है वो यहाँ पर 55,000 हो जाएगा। आप गौर करो, शुरू में टू बैलेंस BD 50,000 था, ये पिछले साल से आया था, पिछले साल से। अब ये हर मंथ हो रहा है, यहाँ CD हुआ, यहाँ BD होगा, फिर आगे इसी तरह अकाउंट चलेगा, फिर CD BD और लास्ट के अंत में भी जैसे CD हो जाएगा फिर वो BD हो जाएगा। ठीक है, तो क्या याद कराया कि जिधर CD लिखा होता है वो बैलेंस नहीं होता, दूसरी साइड का बैलेंस होता है। एक और अकाउंट देखें, बैंक अकाउंट, दोनों साइड में से किधर का ज्यादा दिख रहा है, इधर का ज्यादा दिख रहा है। इसको मैं ऐसे करके 2 लाइन लगा देता हूं और सेम जगह पर इसे भी क्लोज कर देते हैं। इधर 13,000, फिर यहां भी 13,000 लिखेंगे और 10,000 गए तो बाकी क्या बच गया, 3,000। तो 3,000 को 30 तारीख को लिखेंगे बाई बैलेंस CD। फिर वही सवाल है, कौन सा बैलेंस हुआ, जिधर CD लिखते हैं वो बैलेंस नहीं होता, दूसरी साइड का बैलेंस होता है। तो ये CD है, तो इधर मई 1 को टू बैलेंस BD हो जाएगा 3,000। ठीक है, ये। अब राम का अकाउंट देखते हैं। राम का अकाउंट किधर ज्यादा दिख रहा है, इधर देखिए 36,400, 40,000 हो गया, 39,000, 1,000, 40,000 हो गया। ये तो दोनों साइड बराबर हो गया, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा, दोनों साइड बराबर हो रहा है। तो कौन सा लिखूं, जब दोनों ही बराबर है तो कोई सा भी लिखो। इसका टोटल कीजिए 40,000 और इसका भी टोटल कीजिए 40,000। तो क्या इसमें भी CD लिखूं, नहीं भाई, CD कैसे लिखेंगे, जब दोनों साइड बराबर होगी तो CD क्यों लिखेंगे भला, हो गया बराबर। कौन सा बैलेंस है, कोई नहीं है ही नहीं बैलेंस। डेबिट भी 40, क्रेडिट भी 40, बैलेंस खत्म, ना बैलेंस हुआ ना आगे BD होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अकाउंट्स का बैलेंस निकालते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, इस तरीके से इनके बैलेंसेस निकाले जाएंगे। जैसे इस अकाउंट का भी टोटल देखिए, तो
इसका भी टोटल 29 और 2 31 और 5 36,000 हो रहा है, और इधर भी 36,000 हो रहा है, तो इसका भी कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ठीक, जैसे ये एक लाइन का है अकाउंट है, इसका कैसे करते हैं? एक तरीका तो है, पहले यहां पे लिखो 67,000, फिर यहां पे लिखो 67,000, फिर यहां पे लिखो टू बैलेंस सीडी। बच्चों सब अकाउंट में सीडी नहीं लिखा जाएगा, मैं अभी बैलेंसेस बताऊंगा आपको। हाँ, टोटल करने का तरीका यही है, लेकिन किसी के आगे सीडी, कहीं ट्रेडिंग, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा, वो अभी हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये 30 अप्रैल को लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी 67,000, ऐसे करके। लेकिन अब इससे और शॉर्ट बताएं। देखिए मुझे कितनी जगह लिखना पड़ा, पहले यहां लिखा, फिर यहां लिखा, फिर यहां लिखा, और फिर बाद में इसको बीडी लिखा जाता है यहाँ पर। तो सीडी का इधर बीडी हो जाएगा 1 मई को, बाई बैलेंस बीडी 67,000। अब ऐसे क्वेश्चंस को जो एक लाइन के होते हैं उनको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं हम। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये ना लिखें, सीधा ही इसके नीचे 2 लाइन लगा दीजिए, और वही 2 लाइन यहां लगा दीजिए, यानी नीचे टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन वाले को इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर था स्टॉक अकाउंट, इनको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ मुझे नियम बताने हैं इसलिए कुछ छोड़ दिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, किसी अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं, और फिर उसको सीडी को बीडी कैसे करते हैं, और बैलेंस कौन सा बताया जाएगा, जैसे सीडी जहां लिखा दूसरी साइड का बैलेंस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे करेंगे हम अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाता है, किस अकाउंट के आगे क्या लिखना होगा। बच्चों अब हम आगे चलते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करना सीखते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। हालांकि मैंने आपको टोटल बता दिया कैसे करते हैं किसी अकाउंट को। दोनों साइड में से जिधर ज्यादा हो पहले वो लिखा जाता है, फिर दूसरी तरफ भी वही लिखा जाता है, फिर उसमें से जो अंतर रहता है उसे लिख देते हैं। लेकिन अब वर्डिंग क्या लिखती है ये सीखना है। तो देखिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स जितने भी होंगे उन सभी को टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी लिखकर बंद करते हैं। जैसे देखिए बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, तो बैंक में यहां पे बाय बैलेंस सीडी लिखा। राम पर्सनल अकाउंट होता है, तो राम को देखिए वो दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा। यदि बाय द वे इधर लिखना होता तो बाय बैलेंस सीडी, और यदि इधर लिखना होता तो टू बैलेंस सीडी। लिखना बैलेंस सीडी ही है। ठीक है, इसके बाद जैसे श्याम का अकाउंट है, श्याम भी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट सीडी से बंद करते हैं, बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी लिखकर। क्योंकि ये अकाउंट भी दोनों साइड बराबर हो गया, इसलिए मुझे सीडी लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए कैपिटल को देखिए टू बैलेंस सीडी, महीने की आखिरी तारीख, और टू बैलेंस सीडी। अगर इधर लिखना होता तो बाय बैलेंस सीडी, इधर लिखना होता तो टू बैलेंस सीडी। अब एक चीज और, अगर सीडी इधर लिखा गया तो बीडी दूसरी तरफ होता है। 30 अप्रैल को बंद हुआ है तो उससे नेक्स्ट डे क्या होता है, 1 मई, तो 1 मई को बाय बैलेंस बीडी, और फिर नया महीना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कहा, पर्सनल अकाउंट्स को अगर डेबिट में लिखना पड़े तो टू बैलेंस सीडी, और क्रेडिट में लिखना पड़े तो बाय बैलेंस सीडी। जैसे कि ये टू बैलेंस सीडी लिखा गया है, ये बाय बैलेंस सीडी लिखा है, इस तरह से बंद करते हैं। ठीक है,
कौन से पूरे हो गए? पर्सनल। अब किसकी बात करें? रियल। रियल अकाउंट्स भी टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी लिखकर बंद किए जाते हैं। बैलेंस सीडी लिखना होता है। जैसे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट देखिए बाय बैलेंस सीडी लिखकर बंद किया गया। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अगर कोई मशीनरी अकाउंट होता वो सीडी से बंद होता, फर्नीचर अकाउंट होता वो सीडी से बंद होता। तो पर्सनल और रियल दोनों ही बैलेंस सीडी लिखकर बंद किए जाते हैं। अब कौन सा बच गया? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल के बारे में जानना है। नॉमिनल अकाउंट बच्चों दो तरीके से बंद किए जाते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाएगा और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा, यानी ये ट्रांसफर हो जाते हैं। इन अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसमें? ट्रेडिंग में या P&L में। और वो भी एक बात और ध्यान रखना, वर्ष के अंत में बंद होते हैं ये अकाउंट्स, वर्ष के अंत में। पर्सनल अकाउंट हर महीने बंद कर लेते हैं, रियल हर महीने बंद कर लेते हैं, अगर हर महीने खोल लेते हैं, पर नॉमिनल अकाउंट्स को साल के अंत में बंद करना है। वो भी क्या लिखकर? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर। अब किस पे ट्रेडिंग लिखना है, किस पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, ये हमें पढ़ना है। देखिए क्या है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट को दो भागों में बांट दीजिए। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित, एक गुड्स ले लीजिए, गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स में 5 अकाउंट होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक अकाउंट। ये पांचों अकाउंट्स यानी गुड्स अकाउंट्स और डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर बंद किए जाते हैं। क्या कहा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम। अभी डायरेक्ट कौन सा हुआ? जो खर्चे कच्चा माल खरीदने, लाने और बनाने यहां तक से संबंधित। कच्चा माल खरीदने, जैसे कि माल खरीदा, लाने यानी किसी कुली से उसको उठवाया, ट्रक में रखवाया, फिर उतरवाया, रेलवे स्टेशन पे उतरवाया, फिर रेल के जो वैगन है उसमें रखवाया, उसके थ्रू लाया। तो कच्चा माल खरीदने, लाने और बनाने तक यहां से संबंधित खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जब बन जाता है, बनने के बाद बिकने तक, कई बार बिकने के बाद की सेवाएं भी, आफ्टर सेल सर्विस तक, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कच्चा माल खरीदने, लाने, बनाने, जहां तक बनता है बनने तक के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे अकाउंट ट्रेडिंग में बंद होंगे। और बनने के बाद जो भी खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर बंद किया जाता है। हालांकि साल में बंद करना है, लेकिन फिर भी हमें नियम तो पता होने चाहिए कि कैसे बंद करते हैं। अब आ गया सवाल कि हम इसमें डायरेक्ट कौन से कहेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट के लिए हमें एक बार ट्रेडिंग अकाउंट को समझना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो देखना पड़ेगा हमें। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा फॉर्मेट दिखा रहा हूं, उस फॉर्मेट के अनुसार आप याद कर लीजिए कि ये अगर अकाउंट्स है तो इन्हें हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानकर बंद करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग, जिस तारीख को वर्ष समाप्त होता है वो डेट लिखी जाती है। अब इसके अंदर डेबिट साइड में देखिए, पर्टिकुलर्स में टू ओपनिंग स्टॉक, ये गुड्स से संबंधित हुआ। टू परचेजेस, ये भी गुड्स से संबंधित हुआ। लेस परचेजेस रिटर्न, ये भी गुड्स से संबंधित हुआ।
और क्रेडिट साइड में देखिए सेल्स, बाई सेल्स ये भी गुड्स से संबंधित हुआ, और लेस सेल्स रिटर्न ये भी गुड्स से संबंधित। ये 5 अकाउंट तो गुड्स से संबंधित है, ये 5 और ट्रेडिंग में बंद होते हैं। जैसे कि यहां पर मेरे पास स्टॉक अकाउंट है, वैसे इसे वर्ष के अंत में बंद करना है, लेकिन अगर वर्ष के अंत में बंद करना तो कैसे करेंगे, जब वर्ष का अंत आएगा आपका 31 मार्च 20 आ जाएगा, उस दिन लिखेंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट, आज नहीं लिखेंगे। और यहां पर क्योंकि एक ही लाइन में इसलिए सीधा भी बंद कर सकते हैं इसको 6000। लेकिन जैसे सीडी वाला बीडी होता था ऐसे ट्रेडिंग वाला आगे नहीं होगा, ये तो ट्रांसफर हो गए हैं, ये बंद हो गए, बस ट्रांसफर हो गए, अब आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक परचेजेज अकाउंट था हमारे पास, ये रहा, वर्ष के अंत में बंद करना है 31 मार्च 2020। ये जब आएगी, अभी तो नहीं आई ना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बंद करते। क्या लिखेंगे, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, और जैसे इसका टोटल हो गया 70,000, यहां पर भी लिख देंगे 70,000 और यहां पर भी हो जाएगा 70,000, ऐसे। इसी तरह सेल्स अकाउंट को इधर बंद कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर। क्लियर है? अब मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं कौन से अकाउंट ट्रेडिंग में बंद होंगे। इनको छोड़ के इससे आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आगे क्या लिखा है, वेजेस, मजदूरी। मजदूरी किसको देते हैं, जो माल बनाते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। उसके आगे है वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन। जब बहुत ज्यादा वेजेस देनी पड़ती हो, थोड़ी सी सैलरी देनी पड़ती हो, तो ऐसे में कई बार अलग से सैलरी अकाउंट ना बना के वेजेस के साथ जोड़ देते हैं। तो क्योंकि पहले नाम वेजेस है इसलिए ये डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में आएगा। और अगर इसकी बजाय सैलरी एंड वेजेस होता तो सैलरी ज्यादा होती, वेजेस थोड़ी होती, ऐसे में सैलरी के साथ जोड़ दिया। और सैलरी इनडायरेक्ट होती है, इसका डायरेक्ट माल बनाने से संबंध नहीं होता है। जैसे कि सेल्समैन होते हैं, उनको सैलरी देते हैं, ऑफिस में क्लर्क काम करते हैं, अकाउंटेंट काम करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, उनका माल बनाने से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसलिए वो ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। उससे आगे कैरीज, भाड़ा, या कैरीज इनवर्ड, आवक भाड़ा, या कैरीज ऑन परचेज, क्रय करने पर गाड़ी भाड़ा। देखिए बच्चे, दो भाड़े हो सकते हैं। जब हमारी शॉप है, हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में एक भाड़ा माल लाते वक्त सकता है और एक बेचते वक्त लग सकता है। अब सिर्फ लिखा है भाड़ा, तो कौन सा भाड़ा माना जाए। अब आप सोच के देखिए, एक दुकान वाला अपनी दुकान में जब माल लाता है तब भाड़ा देता है, या जो वो बेचता है ग्राहकों को तब भाड़ा देता है। ज्यादातर बिजनेसमैन खरीदते समय तो भाड़ा देते हैं, बेचते समय तो कस्टमर को कहते हैं सर अपना साधन कीजिए और ले जाइए, ये किराया आप देंगे। इसलिए ज्यादातर भाड़ा डायरेक्ट होता है। तो अगर कुछ ना लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो कैरीज जो है, भाड़ा जो है, वो डायरेक्ट माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह कैरीज इनवर्ड है, इनवर्ड अंदर की ओर आते समय, इनवर्ड, तो भी ये डायरेक्ट हुआ। या कैरीज ऑन परचेज, खरीदते समय भाड़ा, ये भी डायरेक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम से क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये अगर बाय द वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट हो तो ट्रेडिंग में बंद होगा। उसके बाद है फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट भाड़ा और गाड़ी भाड़ा, कार्टेज जो छकड़ा वगैरह होता है, तो भाड़ा और गाड़ी भाड़ा ये भी डायरेक्ट हो गए। ठीक है। उसके बाद है गैस, फ्यूल एंड पावर। गैस, गैस का मतलब चाय बनाने के लिए जो चूल्हा होता है उसको जलाने वाली गैस नहीं है।
गैस का मतलब है, आपने अगर बड़ी बड़ी लोहे की इंडस्ट्रीज में देखा होगा तो लोहे की जो स्लैब्स होती हैं, ऐसी मोटी मोटी स्लैब होती है, उसको काटने के लिए आरी का प्रयोग नहीं करते बल्कि गैस कटर का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर जो गैस यूज हो रही है उस गैस की बात की जा रही है, यानी माल बनाने से संबंधित। फ्यूल, ईंधन, जहां हजारों लोग काम करते हैं, बाय द वे लाइट का ट्रिप हो जाए, लाइट चली जाए, ऐसे में सारे वर्कर तो बैठे रह जाएंगे। तो कंपनियां क्या करती हैं, एक जनरेटर रखती हैं और जनरेटर से मशीन्स को चलाती है। तो जनरेटर में जो तेल डाला जाएगा, डीजल डलेगा, फ्यूल, उसे फ्यूल कहा गया। तो किस लिए प्रयोग किया जा रहा है फैक्ट्रियों में? माल बनाने के लिए। तो गैस लिखा हो, फ्यूल लिखा हो या पावर। पावर, पावर का मतलब है शक्ति। एक होता है बच्चे लाइट। लाइट तो होती है जैसे कमरे में लाइट रोशनी करने के लिए, और मशीन्स को चलाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। तो जब पावर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब है बड़ी मात्रा में बिजली का प्रयोग, और बड़ी मात्रा में बिजली का प्रयोग मशीनों को चलाने के लिए होता है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो यदि कहीं आपको गैस फ्यूल पावर मिले तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री की लाइट या फैक्ट्री रेंट, वैसे रेंट किराया इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अमूमन जो भी फैक्ट्री लगती है, जहां पर वो लगाई जाती है, वो अपनी जमीन पर लगाते हैं, और ऑफिस खोलते हैं, जगह जगह शहरों में खोलते हैं, तो वो कई बार किराए पे ले लेते हैं। लेकिन जब वर्ड फैक्ट्री जुड़ जाए, फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब जहां उत्पादन होता है, और फैक्ट्री रेंट लिखा है, इसका मतलब है कि जहां उत्पादन होता है वो जगह भी किराए पर है, तो वो माल से डायरेक्ट रिलेशन में आ जाती है। तो अगर फैक्ट्री रेंट लिखा हो तो उसे डायरेक्ट मानेंगे, सिंपल रेंट लिखा हो तो उसे इनडायरेक्ट मानेंगे। और इनडायरेक्ट होगा तो कहां बंद होगा? प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर। और अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर बंद करेंगे। फैक्ट्री लाइटिंग आपको बता दिया। वैसे तो लाइट का मतलब होता है ये बिजली, अगर सिंपल लाइट हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में बंद करेंगे। लेकिन जब फैक्ट्री लाइटिंग लिखा है तो इसका मतलब फैक्ट्री से संबंधित है, माल से संबंधित है, इसलिए उसे डायरेक्ट माना जाए। अब है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादन। मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन करना, या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये भी उत्पादन हुआ, तो नाम ही से क्लियर है, उत्पादन शुल्क। उसके बाद है डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, बंदरगाह के खर्चे। बंदरगाह जो समुद्री किनारा होता है जहां पर जहाज उतरते हैं, रुकते हैं और वहां से माल उतारा जाता है, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो डॉक चार्जेस, जब विदेश से माल आता है तो वो माल कई दिनों तक बंदरगाह पर ही रहता है, क्योंकि उसको क्लियर भी करवाना पड़ता है, कई डिपार्टमेंटों से परमिशन लेनी पड़ती है, उनके ड्यूज देने पड़ते हैं, जो चार्जेस वगैरह वो देने पड़ते हैं। तो वो डॉक चार्जेस, बंदरगाह का खर्चा, और क्लियरिंग चार्जेस, समाशोधन व्यय, इन दोनों को डायरेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये माल को लाते वक्त लग रहे हैं। उसके बाद है इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क। आयात, अपने देश में जब माल आता है उसे आयात कहते हैं। तो देखिए ना, जब अपने देश में आ रहा है तो उस वक्त जो टैक्स दिया जा रहा है उसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, या इसे कस्टम ड्यूटी भी कह देते हैं, सीमा शुल्क। जैसे कि एयरपोर्ट है, अब जब विदेश से कोई माल बाई एयर आता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उस पर टैक्स लगाती है, जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सरकार कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है, तो वो चार्जेस आपका डायरेक्ट होता है। उसके बाद आ गया रॉयल्टी। रॉयल्टी को हिंदी में कहा गया है अधिकार शुल्क। इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा बच्चों, कि मान लीजिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति के खेत में एक कुआं है, वेल, और उस कुएं के अंदर तेल है। अब ऐसा तो है नहीं कि तेल बाल्टी डालो और निकल आएगा, वो तो तेल मिलना ही बड़ी बात है, बहुत नीचे होता है जमीन के, पर मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, गनीमत है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के खेत में एक कुआं है और उस कुएं में तेल है।
जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं हमारे देश की, उन्होंने सीधा उस बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप हमें तेल निकाल के, कच्चा तेल निकाल के दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति ना तो इतना पढ़ा लिखा है, ना उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी मशीन्स है, टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स हैं, कैसे निकालेगा? नहीं निकाल सकता। तो कंपनी ने कहा आप अपना कुआं या जमीन हमें बेच दीजिए। अब आपने कहानी तो सुनी होगी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इसने पेट फाड़ दिया तो क्या मिला? क्या रोज अंडे मिले? नहीं मिले ना। अगर वो जीवित रहती तो रोज अंडा मिलता। उसी तरह से उस बुजुर्ग ने सोचा कि यदि मैं एक दिन बेच दूंगा तो मुझे एक बार तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन आगे तो नहीं मिलेगा। और ये भी सोच हो सकती है कि ये तो मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे दादा परदादा ने खरीदी थी, मैं तो इसे नहीं बेचता। तो क्या रास्ता निकले? तो बीच का रास्ता अख्तियार किया जाता है। कंपनी कहती है बुजुर्ग व्यक्ति से कि चारों तरफ 4 दीवारी बना देते हैं, एक गेट लगा देते हैं, आप गेट पर बैठ जाइए, हमारे इंजीनियर, हमारी मशीन, सब कुछ हमारा, हम इसमें से तेल निकालेंगे और टैंकर में भर भर के ले जाएंगे। आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है कितने टैंकर गए और टैंकर के हिसाब से आपको पैसे दे देंगे। और जब तक तेल रहेगा या जब तक हमें निकालना है हम निकालेंगे, उसके बाद आपका कुआं, आपका खेत आपको ही पकड़ा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा रास्ता निकला। इनकम भी होती रहेगी, बाद में वापस वही की प्रॉपर्टी अपनी रहेगी और पैतृक संपत्ति भी नहीं बेची गई। तो इस रास्ते में वो बुजुर्ग व्यक्ति मान जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो पे किया जा रहा है उसे रॉयल्टी कहते हैं, उसी को अधिकार शुल्क कहते हैं, क्योंकि उसने हमें अधिकार दे दिया है उस संपत्ति को यूज करने का, वो अधिकार शुल्क होता है। इसी तरह से जैसे ईंट भट्टा है, जहां ईंटें बनती हैं उनको चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है और चिकनी मिट्टी किसी खेत में है तो जिसका भी खेत है उससे वो कांटेक्ट कर लेते हैं कि हम क्यूबिक फीट के हिसाब से, क्यूबिक फीट मतलब जैसे 1 फुट ऊपर, 1 फुट ऐसे, 1 फुट ऐसे, जैसे चौक का डब्बा होता है, इस तरह से 1 फुट लगा लीजिए कि 1 क्यूबिक फीट मिट्टी निकालेंगे तो इतने पैसे दे देंगे। इस तरीके से वो उसकी चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं और उसको जो पेमेंट करते हैं वो रॉयल्टी होती है। क्लियर है? तो रॉयल्टी क्यों देते हैं? भाई कच्चा माल आपको चाहिए, इसके लिए रॉयल्टी दे रहे हैं। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया रॉयल्टी। ठीक है बच्चों? और उसके बाद लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये कुछ नहीं है, ये तो दोनों साइड का जोड़ करने के बाद जो अंतर आएगा वो है। ठीक है? अब दूसरी साइड अगर गौर करें इसमें तो दूसरी साइड सिर्फ एक तो सेल्स लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक से संबंधित हो गया, जो अंत में माल होता है बचा हुआ। ओपनिंग स्टॉक शुरू में आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। और उसके बाद और कुछ नहीं है, बाय ग्रॉस लॉस है, इफ एनी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों में से एक आएगा, या तो इनकम ज्यादा बचेगी या खर्चा ज्यादा बचेगा, दोनों में से जो होगा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको अब सिखा दिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे उन्हें बंद करते हैं। तो अब एक पॉइंट और आता है, क्योंकि बाकी अकाउंट तो मैं मंथली बंद कर रहा हूं और ये मैंने बताया कि वर्ष में बंद करने हैं, तो ये तो बंद करना ही नहीं, तो इसका मतलब इसको तो अभी बंद करना ही नहीं था मुझे, यहाँ पे ऐसे करके ये लिखना ही नहीं था। यहाँ पे स्टॉक अकाउंट जो है यहाँ पे नहीं लिखना अभी, ये तो साल बाद करना है। तो कैसे पता चलेगा? क्या किया? तो बच्चों जो जो अकाउंट ट्रेडिंग में बंद होने हैं उनके सिर के ऊपर यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देंगे 1। जैसे कि परचेजेस ट्रेडिंग में बंद होगा 1, जैसे कि सेल्स ट्रेडिंग में बंद होगा 1, जैसे कि यहाँ पर अभी ट्रेडिंग नहीं लिखा जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया है, छूट दी है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो ये इनडायरेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट है, तो ये इसके सिर पर 2 लिखा जाएगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 1 नंबर से बंद होंगे यानी ट्रेडिंग में, और बाकी 2 नंबर में बंद होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह परचेजेस रिटर्न है, 1 नंबर होगा, स्टॉक अकाउंट से संबंधित, गुड्स से संबंधित है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है, इनकम है लेकिन ये इनडायरेक्ट है, मेन इनकम थोड़ा, मेन इनकम तो सेल है या कोई सर्विस देता होगा तो उसकी सर्विस है।
तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम होने के नाते इसके सिर पे 2 लिखा जाएगा। फिर सैलरी अकाउंट, सैलरी मैंने बताया था ऑफिस वालों को देते हैं, तो आप बताइए 1 नंबर लिखेंगे कि 2 नंबर? 2 नंबर इसके सिर पर, 2 नंबर। वेजेस, वेजेस तो डायरेक्ट है, इसको 1 नंबर लिखा जाएगा। और इसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल नहीं है। मैंने तो नॉमिनल की बात की थी कि नॉमिनल के 2 हिस्से करने हैं, जो डायरेक्ट हैं ट्रेडिंग में, जो इनडायरेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में। पर्सनल और रियल की थोड़ा कही थी। तो इसे तो सीडी से बंद करेंगे, तो आप भी कर देते इसको सीडी से बंद। जैसे कि 9 अप्रैल है तो यहाँ पर 30 अप्रैल को लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 5000 रुपीज। एक ही लाइन में, इसलिए एक लाइन में ऐसे ही बंद कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है बच्चों। और नीचे वर्किंग नोट चढ़ा देंगे। नोट 1 नंबर वाले सभी अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में वर्ष के अंत में ट्रांसफर किए जाएंगे, और 2 नंबर वाले खाते वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये नीचे वो नोट चढ़ा देना, यहां नोट लिख देना, नोट, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपने इन्हें बंद नहीं करना है, क्योंकि मैं मंथ वाइज कर रहा हूं, और ये तो आपको साल बाद करने हैं बंद। तो इस पे पता कैसे चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा जो इनके सिर पर 1 2 लिखेगा और नीचे वर्किंग नोट चढ़ा देगा। नोट 1 नंबर वाले अकाउंट वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में बंद होंगे, और 2 नंबर वाले अकाउंट वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने अब इन्हें बंद करना भी सीख लिया। ठीक है, अब आगे चलें। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कैश बुक से कैसे पोस्टिंग की जाती है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, वो सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कैश बुक से कैसे पोस्टिंग की जाती है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है,
वो सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।